Good morning, students. This is the second day revision of chapter 4, Structure of the Atom. Let's move to topic that is Bohr's model. Now, Bohr's model of the atom. In order to explain the stability of atom and overcome the objection against Rutherford's model of atom, Niels Bohr gave a new arrangement of electrons in the atom 1930. Students, रदरफोर्ड मॉडल्स के बारे में आई ऑलरेडी एक्सप्लेन यू, आपको समझा दिया है। तो जो भी रदरफोर्ड मॉडल था उसका एक ड्रॉबैक भी था। ड्रॉबैक मीन्स डिफेक्ट। क्या कि उन्होंने अपने मॉडल में एटम की स्टेबिलिटी को सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया, तो इस पर फिर ऑब्जेक्शंस हुआ। तो इस ऑब्जेक्शंस को नील्स बोर ने क्या किया? दूर किया। ठीक है, उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स का एक न्यू अरेंजमेंट्स बताया 1913 में। अब क्या है उनके अकॉर्डिंगली? सो अकॉर्डिंग टू नील्स बोर, द इलेक्ट्रॉन्स कुड रिवॉल्व around the nucleus in only certain orbits. Certain orbits means certain energy levels. Okay. Each orbit having a different radius. क्या बताया उन्होंने? कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर काटते हैं, तो वो एक सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट्स में ही काटेंगे। ठीक है, और उनका एक अपना डिफरेंट रेडियस होगा। द इलेक्ट्रॉन्स इन ईच ऑर्बिट, और जो इलेक्ट्रॉन्स हर ऑर्बिट्स में प्रेजेंट होते हैं उनकी एक अपनी कैरेक्टरिस्टिक अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है। मीन्स क्या मतलब? कि द इलेक्ट्रॉन्स विच आर इन ऑर्बिट्स क्लोज टू द न्यूक्लियस हैव लो एनर्जी, while those in orbits further from the nucleus have higher energy. यानी कि क्या बताया इसमें कि न्यूक्लियस के जो पास होंगे इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, विच आर इन ऑर्बिट्स क्लोज, जो ऑर्बिट्स न्यूक्लियस के पास होगा, तो उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनमें लो एनर्जी होगी, और जो ऑर्बिट्स न्यूक्लियस से दूर होंगे तो उन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी हाई होगी। ओके, फर्स्ट पॉइंट क्लियर। नाउ कम टू द सेकंड पॉइंट। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन ए पर्टिकुलर ऑर्बिट और पर्टिकुलर एनर्जी लेवल अराउंड द न्यूक्लियस, द इलेक्ट्रॉन्स डज नॉट रेडिएट एनर्जी। मीन्स व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन ए पर्टिकुलर ऑर्बिट, जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में, या हम कह सकते हैं पर्टिकुलर एनर्जी लेवल में, न्यूक्लियस के चारों तरफ जब इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, देन द इलेक्ट्रॉन डज नॉट रेडिएट एनर्जी। रेडिएट एनर्जी मीन्स डज नॉट लूज एनर्जी। तो वो रिवॉल्व जब करते हैं तो वो अपनी एनर्जी को लूज नहीं करते। ठीक है, ये है सेकेंड पॉइंट। And since the electrons do not lose energy while revolving in certain permitted orbits, they do not fall into the nucleus. मतलब एनर्जी तो लूज नहीं करते, जब इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं तो वो एनर्जी तो लूज नहीं करते, इसके साथ साथ ना ही वो गिरते हैं न्यूक्लियस में। ठीक है, दे डू नॉट फॉल इनटू द न्यूक्लियस। इसलिए क्या हुआ, इस बात से क्या प्रूव हुआ कि हेंस द एटम रिमेन्स स्टेबल, यानी कि एटम्स जो हैं वो स्टेबल हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, प्लीज नोट, एक बात का ध्यान रखिए बेटे, दैट द सर्कुलर पाथ्स और ऑर्बिट्स अराउंड द न्यूक्लियस आर आल्सो नोन एज एनर्जी लेवल्स। कि ये जो सर्कुलर पाथ होता है जिसे हम ऑर्बिट कहते हैं, जिसमें न्यूक्लियस रिवॉल्व करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ एक सर्टेन ऑर्बिट्स में, उन ऑर्बिट्स को हम एनर्जी लेवल्स और इलेक्ट्रॉन शेल्स भी कहते हैं। क्लियर? नाउ न्यूट्रॉन्स। आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स,
it was noticed that all the mass of an atom cannot be accounted for on the basis of only protons and electrons present in it. क्या बताया इसमें स्टूडेंट्स कि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की डिस्कवरी के बाद ये नोटिस किया गया कि सिर्फ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के बेस पर एटम के मास को अकाउंट नहीं किया जा सकता. फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक कार्बन एटम कंटेन 6 प्रोटॉन्स एंड 6 इलेक्ट्रॉन्स. एक कार्बन जो एटम है उसके अंदर कितने होते हैं? 6 प्रोटॉन और 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. ठीक है. नाउ द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज सो स्मॉल दैट इट कैन बी इग्नोर्ड. और जो इलेक्ट्रॉन्स का मास होता है वो इतना छोटा होता है कि वो उसको हम इग्नोर कर देते हैं. सो द एटॉमिक मास ऑफ कार्बन शुड बी ओनली 6u. तो कार्बन का एटॉमिक मास क्या हो गया? 6u, विच इज द मास ऑफ 6 प्रोटॉन्स. जो किसका मास होता है? 6 प्रोटॉन्स का. ठीक है. दिस इज हाउएवर इज रॉन्ग, जो गलत है. बिकॉज क्योंकि द एक्चुअल एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, जो कार्बन का एक्चुअल एटॉमिक मास होता है वो 12u होता है. ठीक है. देन हाउ डू वी एक्सप्लेन दिस एक्स्ट्रा मास ऑफ 6 यूनिट्स? अब हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? ठीक है. तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक डिस्कवरी हुई, एक अनदर सब एटॉमिक पार्टिकल की डिस्कवरी हुई, जिसको डिस्कवर किया जेम्स चैडविक ने 1932 में. ठीक है. और इस पार्टिकल का नाम क्या दिया? न्यूट्रॉन. द न्यूट्रॉन इज ए न्यूट्रल पार्टिकल. न्यूट्रॉन किसे कहते हैं? कि न्यूट्रॉन एक न्यूट्रल पार्टिकल होता है जो कहाँ पाया जाता है? फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम. एटम के न्यूक्लियस में पाया जाता है. ठीक है. एटम्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स कंटेन न्यूट्रॉन्स. जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, एटम्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स कंटेन न्यूट्रॉन्स. हर एलिमेंट्स जो है अपने अंदर क्या रखता है? न्यूट्रॉन्स रखता है, सिर्फ हाइड्रोजन एटम को छोड़कर वो कोई भी न्यूट्रॉन नहीं रखता. Thus, the atomic subatomic particle not present in a hydrogen atom is neutron. तो जब सब एटॉमिक पार्टिकल जो होता है वो हाइड्रोजन में प्रेजेंट नहीं होता, यानी कि न्यूट्रॉन हाइड्रोजन में प्रेजेंट नहीं होता. ए हाइड्रोजन एटम कंटेन्स, हाइड्रोजन एटम सिर्फ क्या रखता है? एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन. ए न्यूट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल स्मॉल n. न्यूट्रॉन को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल n सिंबल के थ्रू. ओके. नाउ हाउ आर इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट शेल, और वी कैन से अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम्स. स्टूडेंट्स, एज यू नो, आपको मालूम है इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं. सो दे फॉर्म ए क्लाउड ऑफ नेगेटिव चार्जेस आउटसाइड द न्यूक्लियस. यानी कि वो न्यूक्लियस के बाहर एक तरीके से क्लाउड बना लेते हैं नेगेटिव चार्जेस का. ठीक है. इन दिस क्लाउड द इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू देयर पोटेंशियल एनर्जी इन डिफरेंट एनर्जी लेवल्स और शेल्स. इलेक्ट्रॉन्स इसी क्लाउड में, हम ये कह सकते हैं कि इसी क्लाउड्स में इलेक्ट्रॉन जो है अरेंज होते हैं अपनी पोटेंशियल एनर्जी, जैसी जितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी उसी के अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रॉन्स अरेंज होते हैं. किसमें? इन डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में और डिफरेंट शेल्स में. द एनर्जी लेवल्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स आर डिनोटेड. ये जो एनर्जी लेवल्स होता है इलेक्ट्रॉन्स का, इसको हम किससे डिनोट करते हैं? नंबर से. जैसे 1 2 3 4 5 6. ठीक है. एनर्जी लेवल्स जो होती हैं इसको तो हम नंबर से डिनोट करते हैं. Whereas शेल्स, और जो शेल्स होते हैं उसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? बाय द लेटर्स. लेटर से K L M N O N P. ठीक है. फर्स्ट एनर्जी लेवल, पहला एनर्जी लेवल क्या होता है? K शेल. सेकेंड एनर्जी लेवल इज L शेल. थर्ड एनर्जी लेवल इज M शेल. फोर्थ एनर्जी लेवल इज N शेल एंड सो ऑन. ठीक है. जस्ट सी इन द फिगर. The energy levels or shells are represented by circles around the nucleus. ये जो energy levels या हम shells होते हैं,
इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सर्किल से, जो न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर काटता है, ठीक है, जो सर्किल बनती है न्यूक्लियस के चारों तरफ, इसको हम एनर्जी लेवल्स कहते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं इससे। द शेल्स आर काउंटेड फ्रॉम द सेंटर आउटवर्ड्स, जैसे इन फिगर। फॉर एग्जाम्पल, K shell having the minimum energy is nearest to the nucleus, यानी कि जो K shell होता है वो न्यूक्लियस के पास होता है, इसलिए इसकी एनर्जी जो होती है सबसे कम होती है। वेयर एज जो L shell होता है उसकी K shell के कंपैरिजन ज्यादा एनर्जी होगी। क्यों? क्योंकि वो थोड़ा सा न्यूक्लियस से दूर है। इसी तरीके से M shell है, वो और ज्यादा दूर है न्यूक्लियस से, तो उसकी एनर्जी जो है एनर्जी और ज्यादा होगी, ठीक है, एंड सो ऑन। इट इज ऑब्वियस दैट द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम, तो जो सबसे ज्यादा दूर पर है, यानी कि आउटर मोस्ट शेल कौन सा हो गया इसमें, एन, तो वो उसमें सबसे ज्यादा हाईएस्ट एनर्जी लेवल होगा, ठीक है। वी विल नाउ डिस्क्राइब हाउ द इलेक्ट्रॉन्स fill up the various energy levels or shells in an atom. It is a well-known fact that a system is most stable when it has the minimum energy. So the electrons occupy the low energy levels first. Okay. Now K shell is the lowest energy level. So फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स फिल K शेल, यानी कि क्या बताया इसमें कि K शेल में सबसे ज्यादा लो एनर्जी लेवल होगा, तो इस वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे सबसे पहले किस में होंगे, K शेल में, फिर L शेल में, देन M, देन N एंड सो ऑन। ओके ओके। नाउ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स किसे कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वेरियस शेल्स, और वी कैन से वेरियस एनर्जी लेवल्स ऑफ एन एटम ऑफ द एलिमेंट इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट। यानी कि अलग अलग वेरियस टाइप के जो शेल्स होते हैं, एनर्जी लेवल्स होते हैं, उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट होता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, हम दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन जो वेरियस शेल्स में होता है, ठीक है। वेरियस शेल्स मीन्स K शेल, L शेल, M शेल इसेक्ट्रा, ठीक है। तो K शेल, M शेल, L, M, इन शेल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने से पहले हमें दो चीजों के बारे में पता होना चाहिए। फर्स्ट, वी शुड नो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन एटम ऑफ द एलिमेंट। सबसे पहले क्या पता होना चाहिए कि क्या पता होना चाहिए, वी शुड नो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता होने चाहिए एक एटम में, जो भी एलिमेंट है उसके एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमें पता होना चाहिए। दूसरा, वी शुड नो द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी एकोमोडेटेड इन द डिफरेंट शेल्स ऑफ द एटम, यानी कि जो अलग अलग शेल्स में, ठीक है, एकोमोडेट होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो उसमें सबसे ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। The number of electrons in an atom of the element is given by the atomic number of the element. कोई भी एटम के जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, तो वो किसके अकॉर्डिंगली होंगे, एटॉमिक नंबर के, उस एलिमेंट के एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंगली। यानी कि पहले हमें उसका एटॉमिक, जो भी एलिमेंट है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने से पहले हमें उसका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, ठीक है। उसके अकॉर्डिंगली हम इलेक्ट्रॉन्स को डिफरेंट शेल्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। बिकॉज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम ऑफ द एलिमेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एलिमेंट। क्यों? क्योंकि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, किसी भी एटम के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो किसके बराबर होते हैं,
एटॉमिक नंबर के, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज 12, अगर किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 12 है तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसके अंदर 12 जो है इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, वो अपने अंदर 12 इलेक्ट्रॉन्स रखता है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच कैन बी पुट इन ए पर्टिकुलर एनर्जी लेवल और शेल वॉज गिवन बाय बोर्ड्स एंड बरी। ये किसने दिया था? बोर्ड्स एंड बरी ने, ठीक है, कि जो भी पर्टिकुलर एनर्जी लेवल या शेल में सबसे ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इस कॉन्सेप्ट को किसने दिया था? बोर्ड्स एंड बरी ने। अकॉर्डिंग टू बोर्ड्स बरी स्कीम, फर्स्ट द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स which can be accommodated in any energy level of the atom is given by 2n square। जो ये मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो क्या है, किसी भी एनर्जी लेवल में सबसे ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट होते हैं, ठीक है, तो इज गिवन बाय, ये किसके अकॉर्डिंग होते हैं? 2n स्क्वायर के, जहां पर n क्या होता है? स्मॉल n, जहां पर n होता है इज द नंबर ऑफ दैट एनर्जी लेवल, उस एनर्जी लेवल का नंबर, ठीक है। या हम कह सकते हैं हम 2n स्क्वायर के अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट कर सकते हैं, ये एक फॉर्मूला है। लेट अस कैलकुलेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच कैन बी पुट इन द फर्स्ट 4 एनर्जी लेवल ऑफ एन एटम। चलिए देखते हैं। फर्स्ट, फॉर फर्स्ट एनर्जी लेवल, जैसा ये देखिए आप इस टेबल में देखिए, फर्स्ट एनर्जी लेवल क्या है हमारा? n इज इक्वल टू 1, ठीक है, एनर्जी लेवल क्या हो गया हमारा? 1, ठीक है। सो द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो होते हैं फर्स्ट एनर्जी लेवल में 2n स्क्वायर के अकॉर्डिंगली कितना हो गया? 2 इंटू 1, है ना, n की जगह 1 रख देंगे, तो 2 इंटू 1 कितना हो गए? 2। तो आपके फर्स्ट एनर्जी लेवल यानी कि के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 2, ठीक है। सिमिलरली फॉर सेकेंड एनर्जी लेवल मीन्स n इज इक्वल टू 2। इसी तरीके से सेकेंड एनर्जी लेवल यानी कि n अगर 2 है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है दो सेकेंड एनर्जी लेवल में कितने हो गए? 2n स्क्वायर के अकॉर्डिंगली। तो यहाँ 2 इंटू एन की जगह हमने क्या रख दिया? 2 रख दिया, ठीक है। तो n का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर हो गया n की जगह, तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर, 2 इंटू 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4, यानी कि 2 4 जा कितने हो गए? 8, यानी कि सेकेंड एनर्जी लेवल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 8, ठीक है। इसी तरीके से थर्ड एनर्जी लेवल में हो जाएगा। थर्ड एनर्जी लेवल में n की जगह क्या हो जाएगा? 3 आ जाएगा। 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9, तो 2 9 जा 18। सिमिलरली फोर्थ एनर्जी लेवल, ठीक है, फोर्थ एनर्जी लेवल 2 इंटू n स्क्वायर हियर n इज इक्वल टू 4, है ना। द स्क्वायर ऑफ 4 इज 16, 2 इंटू 16 इज इक्वल टू 32, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच कैन बी एकोमोडेटेड, यानी कि ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स जो इकट्ठे होते हैं के शेल में, वो कितने हो गए? के शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2, एल शेल में 8 और एम शेल में 18, एन शेल में 32, जस्ट सी इन द टेबल। तो बोर्ड्स एंड बरी के अकॉर्डिंगली ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। अब क्या है? लेट्स मूव टू द सेकंड पॉइंट अकॉर्डिंग टू बोर्ड्स एंड बरी स्कीम। द सेकंड पॉइंट इज the outermost shell of an atom cannot be accommodate more than 8 electrons even if it has the capacity to accommodate more electrons। यानी कि जो आउटर मोस्ट शेल होता है, ठीक है, वो 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को एकोमोडेट नहीं कर सकता। कैपेसिटी तो होती है उसके अंदर और इलेक्ट्रॉन्स को एकोमोडेट करने की, लेकिन 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं कर सकता, ठीक है। If however the outermost shell of an atom is the first shell or K shell, then it cannot be accommodate more than 2 electrons, ठीक है। जैसे आपका फर्स्ट शेल क्या है? K शेल है, K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं हो सकते। इसी तरीके से L शेल में 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं हो सकते, ठीक है। दिस मीन्स क्या मतलब हो गया इसका? द आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन एटम कैन टेक ए मैक्सिमम ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स ओनली, ठीक है। थर्ड पॉइंट, electrons in an atom do not occupy
a new shell unless all the inner shells are completely filled with electrons. थर्ड पॉइंट क्या हो गया कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, जब तक आपका जो ये के शेल है, के शेल जब तक पूरी तरीके से फिल ना हो जाए तब तक इलेक्ट्रॉन्स जो हैं एक नया शेल नहीं बना सकते। यानी कि जब के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, के शेल मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 2 रख सकता है, तो जब वो कंप्लीटली फिल हो जाएंगे तब जाके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं सेकेंड न्यू शेल बनाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, और वी कैन से the electron shell in an atom are filled in a stepwise manner. ठीक है, फर्स्ट ऑफ all electrons fill K shell, then L shell, M shell, N shell, and so on. Okay, so let's move to the topic that is valence electrons. The outermost electron shell of an atom is known as वैलेंस शेल। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को जानने से पहले हमें पता होना चाहिए वैलेंस शेल के बारे में। तो वैलेंस शेल किसे कहते हैं? द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन शेल ऑफ एन एटम, एटम का जो बाह्यतम कक्षा होती है उसे हम कहते हैं वैलेंस शेल। अगेन आई रिपीट, the outermost electron shell of an atom is known as valence shell. Now, valence electrons, or we can say valency electrons. The electrons present in the outermost shell of an atom are known as valence electrons. क्या बताया? The electrons present, जो electrons present होते हैं एटम के बाह्यतम कोश में, आउटरमोस्ट शेल में, वो हमारे क्या कहलाते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। बिकॉज दे डिसाइड द वैलेंसी ऑफ द एटम। क्यों? क्योंकि वो ही डिसाइड करते हैं वैलेंसी, एटम की वैलेंसी के बारे में। ठीक है, वैलेंसी मीन्स कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। Only the valence electrons of an atom take part in chemical reactions. सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ही केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बिकॉज दे हैव मोर एनर्जी, क्योंकि उनके पास ज़्यादा एनर्जी होती है। किसके कंपैरिजन? ऑल द इनर इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द एटम। इनर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, जितने भी इनर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके कंपैरिजन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में ज्यादा एनर्जी होती है। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ सोडियम एटम। चलिए इसको और अच्छी तरीके से समझाते हैं एक एग्जांपल के थ्रू टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ओके, जस्ट सी इन दिस फिगर द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज 11। सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 11। विच मीन्स डेट 1 सोडियम एटम हैज, इसका मतलब क्या हुआ कि एक सोडियम एटम में 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया कि KLM 281। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया सोडियम का? 2, क्योंकि के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए मैक्सिमम? ज्यादा से ज्यादा 2, एल में 8, है ना। तो इसी तरीके से सोडियम का हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281, के शेल में 2, एल शेल में 8 एंड एम में 1। ठीक है, इन द सोडियम एटम में एम शेल इज द आउटर मोस्ट शेल। तो सबसे बाह्यतम कोश कौन सा हो गया सोडियम एटम में? एम शेल। और उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? 1। ठीक है, आउटर मोस्ट शेल और वैलेंस, इसको आउटर मोस्ट शेल को हम वैलेंस शेल भी कह सकते हैं। देयर इज 1 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ सोडियम एटम। यहाँ पर आउटर मोस्ट शेल यानी कि एम में एक ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक है,
तो सोडियम एटम का में कितना हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1। व्हेन ए सोडियम एटम कंबाइंस विद अदर एटम, अगर सोडियम एटम को हम कंबाइन करते हैं किसी दूसरे एटम के साथ, ओनली इट्स वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सिर्फ उसका एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो एम शेल में प्रेजेंट है वही जो है पार्टिसिपेट कर सकता है केमिकल रिएक्शंस में। द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ टू इनर्ट शेल्स, और जो इनर्ट शेल्स हैं आपके कौन कौन से, के और एल, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं सोडियम के, वो कभी भी केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। सो स्टूडेंट्स, we can now say that those electrons of an atom which take part in chemical reactions are called valence electrons. Means अब हम ये कह सकते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन्स, एटम के वो इलेक्ट्रॉन्स जो केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं उन्हें ही हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर लोकेटेड इन द आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन एटम। ये कहाँ पर लोकेट होते हैं, एटम के बाह्यतम कक्ष में। बाह्यतम कक्ष मीन्स आउटरमोस्ट शेल में। ओके, now valency. When atoms of one element combine with the atoms of another element to form a compound. स्टूडेंट, जैसा आपको मालूम है कि कोई भी एलिमेंट्स का एक एटम जब दूसरे एलिमेंट्स के एटम के साथ कंबाइन होता है तो उसे क्या बनाता है, वो कंपाउंड बनाता है। ठीक है, दे डू सो इन फिक्स्ड नंबर्स डिपेंडिंग अपॉन द कैपेसिटी ऑफ द एटम्स टू फॉर्म bonds. So the capacity of an atom of an element to form chemical bonds is known as its valency. यानी कि the capacity of an atom of an element to form, यानी कि एटम की वो कैपेसिटी जो केमिकल बॉन्ड्स बनाता है उसे हम वैलेंसी कहते हैं। या हम ये कह सकते हैं the combining capacity of an atom is called its वैलेंसी। ठीक है, जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है एटम की वो ही उसकी वैलेंसी कहलाती है। द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट डिसाइड्स द नंबर ऑफ अदर एटम्स विच कैन कंबाइन विद वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल, द वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4। कार्बन की वैलेंसी क्या होती है, 4, एंड दैट ऑफ हाइड्रोजन की कितनी होती है, 1। So one atom of carbon can combine with 4 atoms of hydrogen. तो इसका मतलब क्या हुआ कि कार्बन का एक एटम हाइड्रोजन के 4 एटम से कंबाइन होकर क्या बनाएगा, एक मीथेन मॉलिक्यूल बनाएगा, यानी कि CH4। ठीक है, द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज ऑल्सो नोन एज वैलेंस ऑफ द एलिमेंट। जो वैलेंसी होती है एलिमेंट की उसको हम वैलेंस भी कह सकते हैं, वैलेंस ऑफ द एलिमेंट, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट भी कह सकते हैं, और कंबाइनिंग नंबर ऑफ द एलिमेंट भी कह सकते हैं। ओके, द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज डिसाइडेड बाय द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स एटम। जो ये वैलेंसी होती है, किसी भी एलिमेंट की जो वैलेंसी होती है वो डिसाइड करती है उस एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, या हम कह सकते हैं the valency of an element is decided by the number of outermost electrons in its atom। कि एटम में जो outermost इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जितने भी नंबर ऑफ outermost इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही उस एलिमेंट की वैलेंसी को डिसाइड करते हैं। ओके।